हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग कैसे चल रहा है? पढ़ाई सबका बढ़िया चल रहा है एकदम? ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुबह सुबह ये वीडियो शूट हो रहा है। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है कि इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड, एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन में हम लोग बेसिक ऑफ रेडिएशन देख लिया था। भाई रेडिएशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ने देख लिया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो उसके आगे की पार्ट की बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमिसिव पावर की। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की। आज हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले। बात समझ आ रहा है एवरीवन? ओके, तो एक्चुअल में आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत थोड़ा सा हो सकता है लेंथी वीडियो हो जाए और हो सकता है बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो हो जाए। ओके, तो फटाफट सारा चीज बंद करके, ओके, वीडियो अगर चालू कर लिया है तो फटाक से रूम में जाओ। ओके, एक कॉर्नर में बैठो फटाक से और फटाक से बुक और पेन निकालो और भिड़ जाओ, साथ में आ जाओ। चलो, सो एमिसिव पावर क्या होता है? एमिसिव पावर, तो एमिसिव पावर समझने से पहले चीजें समझो कि एमिशन आता कहां से। देखो, कोई भी बॉडी हीट एमिट कब करेगी? जब वो रेडिएट करेगी। ये सुनो, मान लो कि एक बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी है, ये बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जिसको हम लोग बोलेंगे 373 केल्विन, ये बॉडी का टेम्परेचर है। अब बॉडी क्या करेगी भाई? ठंडा होने की कोशिश करेगी और ठंडा होने के लिए क्या करेगी? यहां से हीट को एमिट करने की कोशिश करेगी, हाँ या ना? तो यहां से मान लो कि यहां से हीट एमिट होगा, तो ये हीट एमिट हो रहा है। और जैसे ये हीट एमिट होगा, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट डिक्रीजिंग। भाई द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो जो एमिशन की बात आई, एमिशन होगा कब तक? एमिशन कब तक होगा? क्वेश्चन आता है। तो डिक्रीज होते 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 लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, या फिर लेट्स से बॉडी का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट अ रूम टेम्परेचर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक पहुंच गया है, अब क्वेश्चन आता है क्या बॉडी अब हीट एमिट करेगी? फटाफट बताओ, क्या बॉडी अब हीट एमिट करेगी? वीडियो पॉज करो, अपना आंसर कमेंट करो, फिर वीडियो आगे चालू करो। हो गया सबका आंसर कमेंट? पक्का? चलो, सो अब बहुत लोग का आंसर आया होगा, सर नहीं, अब नहीं एमिट करेगी। ओके, बट द एक्चुअल रीजन, भाई अभी भी बॉडी हीट एमिट करेगी। ओके, सो व्हाट इज क्यों? भाई एक लॉ बना, क्या लॉ बना? दैट इज द लॉ ऑफ रेडिएशन। एंड व्हाट इज अ लॉ ऑफ रेडिएशन? लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ रेडिएशन बोलता है कि हर एक टेम्परेचर पे, सिवाय एक टेम्परेचर को छोड़ के, दैट इज 0 केल्विन वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर छोड़ के, इस टेम्परेचर के ऊपर जितने भी टेम्परेचर हैं, सारे टेम्परेचर पे बॉडी क्या करेगा? बॉडी हीट एमिट करेगा सारे टेम्परेचर पे। तो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे भी एमिट करेगा क्या सर? द आंसर इज यस। भाई बॉडी 25 डिग्री सेल्सियस पे भी एमिट करेगा। सो सर जब वो हीट एमिट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एट द सेम टाइम वो उतना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है, इसीलिए उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। मतलब एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन और एमिशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। हर एक टेम्परेचर पे बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है और बॉडी हीट एमिट करती है। बस फर्क यह है कि हर एक टेम्परेचर पे जो रेट होता है वो रेट चेंज हो जाता है। मान लो अगर बहुत गर्म है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो एमिशन का रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा, तो बॉडी ठंडा होना चालू होगी। अगर वही मान लो कि एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा रहेगा और एमिशन का रेट कम रहेगा, तो बॉडी गर्म होना चालू करेगी। मतलब हर एक टेम्परेचर पे बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है और एमिट भी कर रही है। अब अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो भाई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, अब एमिशन ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर कम होगा। वहीं पे कहानी आती है। तो उस पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं एमिसिव पावर। क्या होता है एमिसिव पावर, वो समझने की कोशिश करो। हम लोग ने देखा कि बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड रहेगा। यहां पे देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग ने बात कर लिया भाई टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा, हाँ या ना? हम लोग ने बात कर लिया कि टेम्परेचर पे डिपेंड रहने वाला है। नेक्स्ट रहेगा नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी किस नेचर की, भाई मेटेलिक सरफेस है, ओके, वुडन सरफेस है, ओके, तो कैसा उसका सरफेस है, क्या नेचर है उस बॉडी का, उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। भाई सरफेस एरिया कैसा है उसका, ज्यादा सरफेस एरिया है, कम सरफेस एरिया है। लाइक तुम लोगों ने देखा रहेगा, ज्यादा करके कभी भी किसी चीज को अगर कूल करना है ना, तो उसका सरफेस एरिया बहुत पतला कर देते हैं। हम लोग इंजन में फिन यूज करते हैं, अगर तुमको पता होगा। सो अगर कहीं पे भी किसी सिस्टम को कूल करना है, मतलब मान लो अगर एसी है, तो एसी को कभी खोल के देखा रहेगा ना, तो ऐसा पाइपिंग होता है एसी का,
और उस पाइपिंग में ना ऐसा पतला 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 फिन लगा होता है। ये फिन क्यों होता है? बिकॉज टू कूल द सिस्टम। जितना पतला एरिया होगा उतना जल्दी हीट रेडिएट होगा, उतना ज्यादा कूल होगा। तो मतलब सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन। भाई टाइम ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करेगा कि कितने देर के लिए रखा है उसको। ज्यादा देर के लिए रखा रहेगा तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कम देर के लिए रखा रहेगा तो कम ठंडा हो जाएगा। यस और नो? दैट डिपेंड्स। वो हर एक चीज पे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है सबको? सो अगर हम लोग देखने जाए तो एमएसयू पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, एमएसयू पावर का डेफिनेशन क्या बनता है? एमएसयू पावर का डेफिनेशन बनता है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात हो रही है। किसकी? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए बात हो रही है तो आर बी, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं एमएसयू पावर को, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एटी, वेयर क्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट। मतलब भाई उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट एमिट किया, कितना अमाउंट ऑफ हीट निकाला। व्हाट इज ए पर यूनिट एरिया, मतलब उसका सरफेस एरिया क्या है, पर यूनिट टाइम, वो कितने देर के लिए एमिट कर रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं एमएसयू पावर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। हाँ है ना भाई, जूल हो गया हीट के लिए, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर के लिए, और सेकेंड हो गया क्या तुम्हारा, नथिंग बट टाइम के लिए। और अगर लिखना चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वैट पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जूल पर सेकंड जो होता है वही वैट होता है, तो जूल पर सेकंड की जगह हम लोग वैट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैट पर मीटर स्क्वायर। अब बहुत जगह इसका डायमेंशन भी पूछा रहता है कि भाई व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ये एमएसयू पावर, तो बताओ डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फटाफट बताओ। डायमेंशन देखो, ये टाइम पे तुमको डायमेंशन लिखने आना चाहिए। वो मत सोचो कि सर वो आप बताओ, ना ना ना, डायमेंशन ये टाइम तक तो डायमेंशन तुमको खुद से लिखने आना चाहिए। तो क्या होगा डायमेंशन, तुम लोग बताओगे कमेंट करके, पक्का? छोड़ दो तुम लोग के लिए, चलो। सो तुम लोग के लिए होमवर्क है कि मेरे को इसका डायमेंशन बताना कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एमएसयू पावर, ये कमेंट करके मेरे को बताना। ओके, सो एमएसयू पावर कैसे डिफाइन करते हैं? एमएसयू पावर डिफाइन करते हैं फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। किसके लिए? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कहानी है ये याद रखना। तो द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज नथिंग बट एमएसयू पावर, दिस इज नथिंग बट एमएसयू पावर। अब इस पे ही हम लोग डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या हो सकता है, अभी हम लोग डिफाइन करने वाले कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा था, यस और नो? अब देखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, अगर हम लोग बात करें कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन की, सो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट एमिट बाय ऑर्डिनरी बॉडी टू द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखो अगर देखने जाओ तो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन कर सकता है? सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है तो सबसे ज्यादा हीट एमिट कौन कर सकता है? द आंसर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। भाई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जो सबसे ज्यादा हीट एमिट कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी को कंपेयर करते हैं एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से। तो व्हाट इज दिस आर? आर इज नथिंग बट, ये जो आर है ये है एमएसयू पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, कोई भी ऑर्डिनरी बॉडी है। ओके, और ये आरबी क्या है? आरबी इज नथिंग बट एमएसयू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, बात समझ आ रही है? तो दिस इज नथिंग बट अ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। अगेन उसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि क्वांटिटी सेम है, सेम रेशियो उसकी क्वांटिटी है, तो कोई यूनिट बनने वाला नहीं है। तो क्या होगा, व्हाट इज ई? इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, मतलब हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कंपेयर करेंगे। ओके, सो अगर मुझे कोई बोले कि भाई व्हाट इज एमिसिव पावर, व्हाट इज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, तो ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर क्या हो जाएगा? दैट इज आरबी, इधर आ जाएगा ई टाइम्स आरबी। एंड व्हाट इज आरबी? वो तो मुझे पता है ना, क्यू बाय एटी। तो ये होता है ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ई टाइम्स क्यू बाय एटी। अगर यही परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहे तो ई क्या हो जाता है? 1। भाई फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई का वैल्यू क्या ही रहेगा? ई का वैल्यू 1 रहेगा ना। अगर मेरा बॉडी परफेक्टली है तो ऊपर भी परफेक्टली आएगा, नीचे भी परफेक्टली है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ई। तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमेशा याद रखना ई क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो ई 1 से हमेशा छोटा होगा।
क्लियर, बात समझ में आई? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन समझ में आया क्या होता है? ओके, अब किरचॉफ्स आए। अब किरचॉफ्स की कहानी आई। किरचॉफ्स ने क्या किया? रिलेट कर दिया भाई, कोएफिशिएंट एमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को रिलेट कर दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज द सेम अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट बाय द बॉडी। इसको थोड़ा सा अलग बोला उन्होंने क्या बोला? इसी चीज को थोड़ा सा अलग करके बोला, क्या बोला कि भाई द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से। क्या बोला उन्होंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से। दिस इज नथिंग बट अ किरचॉफ्स लॉ। ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ का। क्या स्टेटमेंट है? यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो E कैन बी रिटन एज R बाय RB। अब RB को इधर लेके आओ, A को इधर लेके आओ, तो क्या मिलेगा? RB इज इक्वल्स टू R बाय A। तो ये भी एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, दोनों स्टेटमेंट है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू दी, किसके बराबर रहेगा? एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझा? क्लियर? और यहां पे अगर डिफाइन करना रहे तो क्या बोल सकते हैं भाई? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। यस और नो? दोनों सेम है, दोनों सेम ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये अलग है ये अलग, ना, दोनों सेम है, दोनों सेम है। क्लियर, बात समझ आ गई? दिस इज नथिंग बट अ किरचॉफ्स लॉ, दिस इज नथिंग बट अ किरचॉफ्स लॉ। ओके, दो लॉ दिए थे उन्होंने, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ऐसे याद रख सकते हो। पहला स्टेटमेंट को याद रख सकते हो, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। दूसरे स्टेटमेंट को ऐसे याद रख सकते हो, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है? ये तुम्हारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एक ग्राफ बना गया। ओके, कि बॉडी जो एक बॉडी है, ओके, एक ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। मान लो कि दिस इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मान लो, ऐसा मान लेते हैं कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। अब अगर ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हीट एमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो वो किस टेम्परेचर पे कैसे रेडिएट करेगी, उसके लिए ग्राफ प्लॉट हुआ। ग्राफ किसके प्लॉट हुआ? एमिसिव पावर टू द वेवलेंथ। ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ? एमिसिव पावर टू द वेवलेंथ। ओके, हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, बट देख लेना, ये है तुम्हारा रेडिएटिव पावर, नथिंग बट एमिसिव पावर, इसको ही एमिसिव पावर बोलते हैं। और ये तुम्हारा वेवलेंथ, ये तुम्हारा क्या है? वेवलेंथ है। ओके, तो क्या देखा गया ग्राफ में? क्या ऑब्जर्वेशन बना, क्या ग्राफ बना, वो देखो, वो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ओके, तो ऐसा देखा गया हर एक टेम्परेचर के लिए, पहला अगर हम लोग बात करें 300 केल्विन के लिए, तो 300 केल्विन के लिए क्या देखा गया कि भाई इनिशियली जैसे जैसे मेरा एमिसिव पावर बढ़ता गया, वेवलेंथ भी बढ़ता गया। बट एक मैक्सिमम वेवलेंथ आने के बाद जैसे जैसे एमिसिव पावर और मैंने बढ़ाया, मान लो कि और मैंने वेवलेंथ को आगे किया, एमिसिव पावर डिक्रीज होना चालू किया। मतलब एक इंक्रीज हुआ, एक पिक वैल्यू पहुंचा, पिक वैल्यू के बाद वो वापस डिक्रीज होना चालू हुआ। बात समझ आ रही है? पीक वैल्यू के बाद वापस वो डिक्रीज होना चालू हुआ। और ये सिर्फ एक टेम्परेचर के लिए नहीं भाई, 300 केल्विन, 3000 केल्विन के लिए देखा गया, 4000 केल्विन के लिए देखा गया, 5000 केल्विन के लिए देखा गया, 5500 केल्विन के लिए देखा गया। कहानी सबके लिए सेम है। देखो भाई, इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। हाँ, 4000 का जो रेडिएटिव पावर होगा वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? उसके बाद वापस देखा गया 5000 के लिए,
एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद डिक्रीज हो जाएगा, वापस देखा गया मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस बने, तो वो ऑब्जर्वेशंस हमको देखने हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या बना, पहला ऑब्जर्वेशन वही बना कि भाई इनिशियली जो रेडिएंट पावर है, जिसको हम लोग एमिसिव पावर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एमिसिव पावर भी बोलते थे। तो ये जो एमिसिव पावर है वो इनिशियली वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एक पिक पॉइंट पे आने के बाद वो क्या हो जा रहा है, वापस वो डिक्रीज होना चालू है। ओके, और अगर ध्यान दे तो हर एक का वेव, हर एक का जो पीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो 3000 से 4000 गया, 4000 से 5000 गया, 5000 से 5500 गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ वो कम होते जा रहा है। देखो हर एक का वैल्यू पीक, देखो पीक अगर तुम लोग देखोगे तो थोड़ा देखो लेफ्ट की तरफ थोड़ा बेंड होते जा रहा है, या सुनो ध्यान से देखो, यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ बेंड होते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं ये कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, अब देखो अब दिखेगा तुमको, यहां पे इसका पीक है, यहां पे इसका पीक है, यहां पे इसका पीक है, यहां पे इसका पीक है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो थोड़ा का थोड़ा लेफ्ट की तरफ कम ये हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ कम हो रहा है। कौन सा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। और इसके ऊपर ही लॉ है, इसके ऊपर ही मेरा सेकंड लॉ है। नेक्स्ट आगे की जो कहानी है वो इसके ऊपर ही बनने वाली है, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, अगला अगर हम लोग बात करें, अगला कंक्लूजन की बात करें, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट और दैट रिप्रेजेंट द एमिसिव पावर, दैट रिप्रेजेंट द एमिसिव पावर। मतलब इसके अंदर मान लो छोटा वाला ग्राफ है, 3000 वाला ग्राफ है, तो इसके अंदर का जो ग्राफ, ये जो एरिया होगा वो इसका एमिसिव पावर रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो ये 4000 वाला है, 4000 केल्विन, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो उसके अंदर का एमिसिव पावर रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया अंडर, जितना भी ये एरिया है, जितना भी इसके अंदर का एरिया है, दैट रिप्रेजेंट द एमिसिव पावर ऑफ दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का वो एमिसिव पावर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का समझ में आया क्या होता है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन? देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट तुमको 3 से 4 कंक्लूजन आराम से एक्सप्लेन करना रहता है। पहला कंक्लूजन, भाई पहला कंक्लूजन बता दिया, पहले पिक वैल्यू पे जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होना चालू होगा। सेकंड बता दिया कि भाई हर एक का लामड़ा, जो मैक्सिमम लामड़ा है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ कम होता जाएगा। मतलब वो टिल्ट होगा कहां पे, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये सुनो। ओके, और हर एक के लिए देखो, हर एक के लिए स्पेक्ट्रम, मतलब हर एक के लिए बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वेव बनेगा ना, देखो हर एक का पिक भी अलग अलग आ रहा है, इसके लिए पिक इतना, इसके लिए पिक इतना, इतना। ओके, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहां पे, वो चीज का भी ध्यान देना है यहां पे। क्लियर? और नेक्स्ट तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई जो इसके अंदर का एरिया है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एमिसिव पावर या फिर रेडिएंट पावर। क्लियर, समझ में आ गया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन? देखो ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ तुमको दिया हुआ है, ओके, टेक्स्ट बुक में मस्त डायग्राम बनाया हुआ है, तो वहां पे ग्राफ बना देना और 3-4 कंक्लूजन एक्सप्लेन कर देना, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग ने ग्राफ में ही देख लिया, इसके पहले ही देख लिया है कि भाई जो मैक्सिमम लैम्बडा है, जो मैक्सिमम लैम्बडा है मतलब वेवलेंथ, ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये मैक्सिमम, ये है, ये तुम्हारा मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा, जो पिक वैल्यू है, जो इसके पहले जो देखा ना हम लोग ने, जो पिक वैल्यू है, ये पिक वैल्यू ये और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, ऐसा जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा। तो यहां पे क्या देखा गया, यहां पे देखा गया कि जो लैम्बडा मैक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड दिस इज नथिंग बट अ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। Okay, this is nothing but a Wien's displacement law. The maximum wavelength of the radiation is inversely proportional to the absolute temperature. Okay, inversely proportional to the absolute temperature. मतलब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जो वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ, याद रखना बात है मैक्सिमम वेवलेंथ की, वो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर? अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो तुमको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो यहां पे एक कांस्टेंट डाल दिया, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेन कांस्टेंट। और तुम्हारे पास इसका वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। क्लियर? बात समझ में आया?
ओके एक मार्क के लिए कभी कभी आने का चांसेस होता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अभी याद कर लो मेरे साथ, फटाफट मेरे साथ ही याद करो, बाद में याद करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ? भाई मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आ गया वेन डिस्प्लेसमेंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है? ऐसा देखा गया कि तुम्हारा जो एमिसिव पावर है, जो आर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड दिस इज नथिंग बट अ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। दिस इज नथिंग बट अ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, बाय पर यूनिट एरिया आएगा यहां पे, एरिया, ये चीज पे ध्यान देना है। ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगेन ये किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब आर। ओके अब मेरे को पता है आर को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। आर होता क्या है? आर इज नथिंग बट क्यू बाय ए टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 4। अब अगर यही प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाना रहे, यही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना रहे तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, यस और नो? कांस्टेंट डाल दो तो यहां पे क्या मिलेगा? क्यू बाय ए टी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन, जेड आएगा यहां कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके अगर सिग्मा का तुम लोग यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा यूनिट? जरा देखो तो, टेम्परेचर को इस तरफ भेज दो तो सिग्मा क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा Q बाय ए टी इंटू टी रेज टू 4। अब देखो क्या बनेगा भाई, Q का ये क्या होता है? यूनिट क्या होता है? जूल, बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का यूनिट होता है यस क्या होता है? अरे पहले ये बताओ कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? खाली मोबाइल खोल के देखते रहने का, खाली देखते रहने का। अरे ये तो देखो कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं तो कुछ भी बता सकता हूं। ओके ये यहां पे है, लेके जाओगे कहां पे जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा, उस चीज का ध्यान रखो। अब मैं बोल दूं, हाँ तुम लोग छाप लोगे, बाद में फिर फटाक से डाउट आ जाएगा कि सर अरे ये सर नहीं समझ में आ रहा है। समझेगा कैसे? ध्यान दो उस चीज को। ओके अब यहां पे देखो, ये टेम्परेचर नीचे जाएगा, टी रेज टू 4 नीचे बनेगा ना, तो ये तुम्हारा टी रेज टू 4 हो गया, तो नीचे आ जाएगा केल्विन रेज टू 4। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिखते? देखो डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके तो उस चीज का ध्यान देना, इसीलिए तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना एब्सोल्यूट। ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करने का कारण है, ये कारण यही है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पढ़ते हैं हम लोग। डिग्री सेल्सियस इज नॉट एब्सोल्यूट भाई, 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके नीचे वैल्यू नहीं जाता क्या? माइनस ये, बट 0 केल्विन के नीचे कोई वैल्यू नहीं। हमारे पास सबसे छोटा टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर बात समझ में आ गया? समझ में आया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? अब ये तो ब्लैक बॉडी के लिए हो गया ना, ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो मैंने बताया भाई ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या करना है तुमको? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए देखने जाऊं तो यही सेम फॉर्मूला Q बाय ए टी इज इक्वल्स टू ई, वहां पे सिर्फ ई आ जाएगा, सिग्मा टी रेज टू 4। दिस इज फॉर एंड दिस इज फॉर। ये दोनों में फर्क क्या है? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है, और ये जो फॉर्मूला लिखा है ये ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी मतलब कोई भी, ब्लैक बॉडी को छोड़ के कोई भी बॉडी होगी ऐसी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है। क्लियर बात समझ आ गया? उसमें सिर्फ ई, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या रहेगा? मल्टीप्लाई रहेगा, बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। क्लियर समझ में आया? ओके देखो अगेन इसमें लॉज बहुत हैं, तो हो सकता है 1 या 2 मार्क के लिए लॉज आ सके। ये चैप्टर से सबसे ज्यादा लॉज आते हैं, ये चैप्टर और नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ओके सो वहां से लॉज बहुत ज्यादा आते हैं, तो लॉज बहुत अच्छे से, मैंने बताया ना लॉज हमेशा अच्छे से याद किया करो। लॉज कभी भी ना अपने मन से, या फिर डेफिनेशन कभी भी अपने मन से लिखने की कोशिश मत किया करो, तो वो फिर उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता है। करेक्ट होता है वो, बट वो उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाता, तो उस चीज का खाली ध्यान दिया करो। क्लियर बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके
सो हियर तुम लोग के लिए खुशखबरी है, हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, सो अगर तुमको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। ओके, तुमको पता है मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, वहां पे भी तुम लोग डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ो। ओके, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखो। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स का बेस है ये। तो अगर ये नहीं पढ़ोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूजन होगा ही होगा। तो जितने भी चैप्टर्स, जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस चैप्टर के, फटाफट एकदम बोलते ना, एकदम उसको खत्म कर डालो, एकदम पढ़ पढ़ के एकदम घस दो मोबाइल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 बार वीडियो देखो, आग लगा दो वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, समझ में आया सबको? ओके, सो अगर वीडियो तुम लोग ने यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबको पता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।